दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भ्रष्टाचार किस तरह भयावह रूप में अपनी जड़ें जमाए हुए है, इसका हैरान करने वाला उदाहरण है झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल के नौकर जहांगीर के यहाँ से 25 करोड़ से अधिक रुपए की बरामदगी। यह तो ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय ही बताएगा कि जहांगीर और उसके निशाने पर आए अन्य लोगों के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि उसका स्रोत कांग्रेस कोटे के मंत्री महोदय और उनके निजी सचिव हो सकते हैं। हालांकि मंत्री जी निजी सचिव पर दोष मढ़कर खुद को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि करीब 1 वर्ष पहले टेंडर घोटाले की जांच के क्रम में ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के पास 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति पाई गई थी। गत दिवस इसी घोटाले के सिलसिले में छापेमारी की गई। झारखंड की गिनती देश के गरीब राज्यों में होती है, लेकिन वहाँ के भ्रष्ट नेता और नौकरशाह उसे दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले को अंजाम देने के आरोप में जेल में हैं। इस घोटाले में ईडी अब तक करीब 250 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। बहुत समय नहीं हुआ जब झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ से आयकर विभाग ने 350 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की थी। झारखंड किस तरह घोटाला बहुल राज्य बन गया है, इसका पता इससे चलता है कि यहाँ के कई घोटालों की जांच ईडी कर रही है। इनमें मनरेगा घोटाला भी है। इस घोटाले की जांच के दौरान आईएएस पूजा सिंघल के पति के सीए के यहाँ से 20 करोड़ की नकदी मिली थी। झारखंड में शराब घोटाला भी अंजाम दिया जा चुका है। इस घोटाले में नेता, नौकरशाह और कारोबारी जांच का सामना कर रहे हैं। झारखंड का कोयला घोटाला भी चर्चा में रहा है। खनिज संपदा से संपन्न झारखंड गरीब बना हुआ है तो अनगिनत घोटालों के कारण भी। चूँकि घोटाले भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों की मिलीभगत से हो रहे हैं, इसलिए इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा उपाय नहीं कि उन पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है। यह समस्या केवल झारखंड तक ही सीमित नहीं है।
पड़ोसी राज्य बंगाल समेत अन्य राज्यों में भी नेता नौकरशाह और उनके करीबी भ्रष्ट तौर तरीकों से करोड़ों की लूट करने में लगे हुए हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि ईडी या फिर सीबीआई उन तक पहुंच जाती है, क्योंकि घोटाले थम नहीं रहे और घोटालेबाजों को समय रहते ऐसी सजा नहीं मिल रही कि भ्रष्ट तत्वों में भय पैदा हो। विश्व के किसी भी जनतंत्र की परिपक्वता का एक मानदंड उसकी राजनीति में होने वाली बहस भी है। राजनीतिक बहसें चुनावी समय में तेज एवं मुखर हो जाती है। अभी मतदान के 2 चरण हुए हैं। तीसरे चरण का मतदान आज है। चुनाव प्रचार आगे बढ़ने के साथ राजनीतिक विषयों पर बहस और तेज होगी। राजनीतिक बहसों में जनतंत्र की एक वानगी दिखती है। जनतंत्र में राजनीतिक बहसें 2 तरह की होती है, एक तो प्रगतिकामी और दूसरी पारंपरिक अस्मिताओं की गोलबंदी बढ़ाने वाली। जब संसदीय चुनावों का प्रचार प्रारंभ हुआ तो विकास भविष्य के भारत की संकल्पना, एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा समाज कल्याण की नीतियों को भाजपा ने अपने राजनीतिक विमर्श का विषय बनाया। पार्टी का संकल्प पत्र भी इन्हीं बिंदुओं को लेकर गढ़ा गया। पार्टी ने अपने चुनाव अभियान में भविष्य की दृष्टि से बहस सृजित करने की कोशिश की। उसने पारंपरिक विभाजनकारी जातीय अस्मिताओं को राजनीतिक बहसों में आने से रोकने की भी कोशिश की, लेकिन इसी बीच कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अपने चुनाव प्रचार में आक्रामक ढंग से जातीय गोलबंदी कायम करने में जुट गए। इसके लिए एक तो जातीय जनगणना का लोकलुभावनवादी नारा उछाला गया। इसके साथ ही संविधान एवं आरक्षण पर खतरे को प्रचारित कर एक भय का भाव सृजित किया जाने लगा। इसके जरिए यह माहौल बनाया जाने लगा कि यदि भाजपा इस बार जीत गई तो फिर आगे कभी चुनाव नहीं होंगे। देश में अधिनायकवाद आ जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह भाजपा की ओर से छेड़ी गई बहस को आशंका, भय, चिंता की जंजीरों से बांध दिया गया। स्टॉप।